इस वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय को कवर करेंगे, जिसमें आपके बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में आप पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट में इनका कार्यकाल और कार्यकाल की जो घटनाएं हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। और वीडियो में लास्ट में आपको विविध मिलेगा, जिसमें आपको पुस्तक, उनके लेखक और या लेखिका और समाचार पत्र की भाषा, उनका वर्ष, प्रकाशन स्थल और उनके संस्थापक का नाम, यानी आपको लास्ट में इनके विविध मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी शॉर्ट में आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है रिवीजन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के। इनका कार्यकाल था 1757 से 60 और 1765 से 67। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 1757 का प्लासी का युद्ध, बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा शिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की। इनके शासनकाल में बंगाल में द्वैत शासन का ये जनक थे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो द्वैत शासन के जनक थे। इनके कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधियां, जिसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की, इलाहाबाद, मुंगेर व बांकीपुर, पश्चिम बंगाल में। अगले जो गवर्नर हैं वो हैं वेंसी टाट। इनका कार्यकाल 1760 से 64 है। इनके कार्यकाल की घटनाएं हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। अगले गवर्नर है कर्टियर का कार्यकाल है 1769 से 72। इनके कार्यकाल में बंगाल में अकाल पड़ा 1770 में। अगले गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो है वो 1772 से 1774 रहा। इनके कार्यकाल में ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं वो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब हम बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे। तो पहले गवर्नर जनरल जो हैं वो हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, और इनका कार्यकाल जो रहा गवर्नर जनरल के तौर पर 1774 से 1785 तक। इनके कार्य में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी, इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। 1775 से 1782 में का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि हुई। 1780 से 84 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध व मंगलौर की संधि हुई। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कि परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की हुई। चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। किसके कार्यकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित हो गया। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराया गया। देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति बनाई और 1775 में आसफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि हुई 1775 में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अगले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल जो है वो 1786, 1786 से 1793 और 1805। इनके शासनकाल में जिले के समस्त अधिकार
कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में हुई। कार्नवालिस संहिता, जिसको कार्नवालिस कोड कहते हैं, इनका निर्माण 1793, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू किया गया। 1790 से 92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना की स्थापना की गई। बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में लागू हुआ। भारत में नागरिक सेवा का जनक, प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की। पुलिस व्यवस्था के जनक भी कॉर्नवालिस ही माने जाते हैं। एकमात्र गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। अगले गवर्नर जनरल है बंगाल के सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल 1793 से 98 है। 1793 का चार्टर अधिनियम अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसमें देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकारी विषय पर हस्तक्षेप किया। निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई 1795 में। अगले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इनका कार्यकाल जो है वो 1798 से 1805 तक रहा। लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। तो इनके घटनाएं देख लीजिए। सहायक संधि की नीति 1798 प्रारंभ। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। बसीन की संधि 1802 में हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुई। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों या प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्रिंसेसरशिप हेतु भेजना होता था। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टर लोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना। ऑक्टर लोनी 1802 में एमन्स की संधि के तहत पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दी गई और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की गई, लेकिन 1802 में इसको बंद करके हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। अगले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो हैं सर जॉर्ज बार्लो। इनका कार्यकाल 1805 से 1807 रहा है। इनके कार्यकाल में रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक थे ये। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। अगले गवर्नर जनरल है बंगाल के लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनका कार्यकाल 1807 से 1813 रहा। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 में हुई। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की। अगले गवर्नर जनरल है बंगाल के लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल है 1813 से 1823। इनके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तथा सुगौली का युद्ध 1816 में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई हेस्टिंग्स को। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि की और 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा की गई। रैयतवाड़ा बंदोबस्त 1820 लागू हुआ मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा। 1822 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू बंगाल में हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अगले जो गवर्नर जनरल है बंगाल के वो हैं लॉर्ड एम हर्स्ट।
ये इनका कार्यकाल जो है वो 1823 से 1828 रहा है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तथा यान्दबू की संधि 1826 में हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ लॉर्ड एम्सहर्स्ट के कार्यकाल में। अगले जो गवर्नर जनरल है बंगाल के वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनका कार्यकाल 1828 से 1833 रहा है। इनके कार्यकाल में सती प्रथा पर रोक लगाया गया 1829 में। ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में। इसमें कर्नल स्लीमन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। कार्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया और न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया। अगला है भारत के गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनका कार्यकाल 1833 से 1835 रहा है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अफीम के व्यापार को नियमित किया और अब यह केवल बम्बई से ही निर्यात की जा सकती थी। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा शिक्षा भाषा को अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय हुआ। अगले जो भारत के गवर्नर जनरल रहे वो हैं लॉर्ड मेटकॉफ। इनका कार्यकाल जो है वो 1835 से 36 रहा, 1 साल का केवल। इन्होंने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता थे। ये लॉर्ड मेटकॉफ भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता थे। अगले भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड ऑकलैंड। इनका जो कार्यकाल रहा ये 1836 से 1842 रहा है। ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में हुआ। इनके कार्यकाल में भारत में शिक्षा व पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया। किनके शासनकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। 1838 में ऑकलैंड रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि की। अगले जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं वो हैं लॉर्ड एलन ब्रो। इनका कार्यकाल 1842 से 44 रहा है। इनके कार्यकाल में ओल्ड मैन इन हरी उपनाम संधि का विलय हुआ 1843 में। भारत में दास प्रथा का अंत हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलन ब्रो के शासनकाल में दास प्रथा का अंत हुआ 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा। 1843 से 44 में ही देशी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई। अगले जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं वो हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इनका कार्यकाल 1844 से 1848 रहा है। इनके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ जो कि 1845 से 1846 एवं लाहौर की संधि हुई 1846 में। और खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबलि प्रथा पर रोक लग गया। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के। अगले जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं वो है लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल जो है वो 1848 से 1856 तक रहा। इनके कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 39 हुआ। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52 तथा लोअर बर्मा तथा पेगू का अधिग्रहण 1892 में हुआ। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854। व्यक्तिगत सिद्धांत लागू, इसके अंतर्गत सतारा 1848, जैतपुर व संबलपुर 1849, बघाट जो है वो 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा अवध जो है वो 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 1855 में करौली का भी विलय किया गया किंतु इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, अर्थात इसे फिर वापस लौटाना पड़ा। अवध का विलय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया।
1853 में बम्बई एवं ठाणे, जिसको थाना भी बोलते हैं, के बीच प्रथम रेल चली। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार किया गया लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा PWD, जिनको सार्वजनिक निर्माण विभाग, की भी स्थापना की गई और इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ तथा पंजाब में बारी दोहाब में 2 नहरों का निर्माण हुआ। बंगाल के लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजित किया तथा जो प्रदेश नए नए अधिकृत किए गए थे उन्हें प्रत्यक्ष शासन के लिए शासन में ले लिया। इसे नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा गया है। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने मैकाले की टफकन पद्धति को त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा की। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और वहां एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। डलहौजी को ये श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया। सिक्किम को भारत में मिला लिया लॉर्ड डलहौजी ने। अगले जो गवर्नर जनरल रहे वो हैं लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल जो है वो 1856 से 1857 रहा। इनके कार्यकाल में 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग है और इसके बाद इनके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। अगला है भारत के वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय जो हैं वो हैं लॉर्ड कैनिंग और 1858 में का भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें। और फिर सितंबर 1859 में नील विद्रोह हुआ। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ 1861 में और संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में पहली बार आयकर लगाया गया जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगले जो भारत के वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इनका शासनकाल जो है वो 1862 से 63 रहा है। इनके शासनकाल में वहाबी आंदोलन का दमन हुआ। अगले जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनका शासनकाल 1864 से 1869 रहा है। इनके शासनकाल में भूटान युद्ध हुआ 1865 में। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868 और 69 में भीषण अकाल पड़ा। कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया इसने। 1865 में बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। अगले जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड मेयो। इनका शासनकाल जो है वो 1869 से 1872 रहा है। इनके शासनकाल में भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ हुई। कृषि विभाग की स्थापना हुई 1872 में। भारत की पहली जनगणना हुई। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। पोर्ट ब्लेयर में इसकी और लॉर्ड मेयो का जो है पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई। अगले जो वायसराय हैं वो हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल 1872 से 76 रहा है। इनके शासनकाल में कुछ घटनाएं हैं, पहले देख लीजिए। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 से 76 रही। अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को प्रोत्साहित किया गया। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह का दमन हुआ, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। अगले जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड लिटन। इनका शासनकाल 1876 से 80 रहा है। इनके कार्यकाल की घटनाएं देखिए। लिटन विख्यात कवि और उपन्यासकार और निबंध लेखक था और साहित्य जगत में ओवन मोरिडिथ नाम से जाना जाता था। लॉर्ड लिटन 1876 से 78 में भयंकर दुर्लभ अकाल पड़ा जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसमें रिचर्ड स्ट्रेजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पारित हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर देशी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने एवं इसके व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 80 में। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी लॉर्ड लिटन ने। अगले जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड रिपन। इनका शासनकाल जो है वो 1880 से 1884 रहा है। लॉर्ड रिपन जो है भारत में स्वशासन का जनक रहा है। तो इनके शासनकाल की घटनाएं देख लीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि रिपन जो है भारतीय वायसरायों में से सबसे अधिक लोकप्रिय था। अफगानिस्तान से संधि 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया इन्होंने 1882 में। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी 1881 में हुई। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण हुआ। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 जिससे कि 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार व प्रयासों की समीक्षा करनी थी। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 से 84 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक। नेक्स्ट जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड डफरिन। इनका शासनकाल जो है वो 1884 से 1888 तक रहा है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 पारित हुआ। नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग भारत आया लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगले जो वायसराय हैं वो है लॉर्ड लैंसडाउन। इनका शासनकाल जो है वो 1888 से 1894 रहा है। इनके जो घटनाएं हैं वो हैं दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 पारित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अस्तित्व में आया। डूरंड आयोग की स्थापना। भारत अफगानिस्तान सीमा निर्धारण 1891 में। समस्त आयु विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1893 में अफीम आयोग का गठन हुआ लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। अगले जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 1894 से 1898 इनका शासनकाल रहा है। इसने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। पूना में प्लेग का प्रकोप। चापेकर बंधुआओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन हुआ। 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्बी आयोग का गठन हुआ। अगले जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड कर्जन।
इनका शासनकाल 1899 से 1905 रहा है। भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय हैं ये लॉर्ड कर्जन। रोनाल्डसे ने कर्जन की जीवनी लिखी है। कर्जन के कार्यों को आधार बताते हुए गोखले ने इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। लॉर्ड कर्जन को केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत हुई लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1899 में भारतीय टंकण व पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया। 1 पाउंड को 15 रुपए। 1900 में पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट पारित किया जिससे किसानों की भूमि गैर कृषकों के पास न जाए। 1901 में भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना की गई। 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कर्जन 1903 में फारस गया और फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया। सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 पारित किया। मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। उद्योग व वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लागू हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1903 से 4 रहा। 1905 का बंगाल विभाजन हुआ। मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण कर्जन ने अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया। कर्जन ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकरण व निरंकुश शासन का हिमायती था। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलती। कलकत्ता नगर पालिका की स्थिति पर व्यंग करते हुए इसने कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। अगले जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका शासनकाल 1905 से 1910 रहा है। बंग भंग विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, खुदरीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोही के आरोप में 6 वर्ष का कारावास 1908 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित जिसमें कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1908 का समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य SP सिन्हा की नियुक्ति हुई। इसके बाद जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका शासनकाल जो है वो 1910 से 16 रहा है। बंगाल विभाजन रद्द, भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन, 1912 में एस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कही। 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया जिसके तहत सरकार ने भारत में अशिक्षा को समाप्त करने का दायित्व लिया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1905 में हुई। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। अगले जो भारत के वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनका शासनकाल 1916 से 1921 रहा है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917, चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1917, भारत शासन अधिनियम 1918,
रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये सारे चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। पूना में डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917, जिसमें कि 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद थे। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 में चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में। अगले जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड रीडिंग। इनका शासनकाल 1921 से 26 रहा है। इनके शासनकाल में चौरी चौरा प्रकरण 5 फरवरी 1922 के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। एकमात्र यहूदी वायसराय हैं लॉर्ड रीडिंग। केरल का मोपला विद्रोह 1921 में हुआ रीडिंग के शासनकाल में। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी हुई। 1919 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हुई। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। ICS की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय हुआ 1923 में, ये रीडिंग के शासनकाल में हुआ। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट, एक वर्ष समिति का गठन किया गया और इसकी अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। पहला पृथक रेल बजट 1924 से 25 में प्रस्तुत किया गया। सैन्य सुधारों के लिए सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। इसमें मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य बने। 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सांविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी के की जाए। अगले जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड इरविन और इनका शासनकाल जो है 1926 से 31 रहा है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, जिसका भारतीयों द्वारा तीव्र विरोध किया गया। कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति 1928। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट जो कि 1929 में हुई और लाहौर षड्यंत्र केस तथा लंबे उपवास के कारण जतिन दास की मृत्यु हुई इरविन के शासनकाल में 1929 में हुआ। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित 1929 में हुआ। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1929 की स्थापना हुई। 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित, जिसमें कि हड़ताल को वैध माना गया। ये इरविन के शासनकाल में हुआ। 1930 में शारदा अधिनियम लागू हुआ। विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष किया गया इरविन के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ व दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार 1930 में हुआ इरविन के शासनकाल में। गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय। अगले जो वायसराय रहे हैं वो है लॉर्ड वेलिंगटन। इनका शासनकाल जो है वो 1931 से 36 रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, जिसमें कि कांग्रेस ने गांधी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भाग लिया। 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून। 1932 में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। पूना पैक्ट 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, ये वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ। ये सारी घटनाएं। भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत में अलग करने का प्रावधान किया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। अगले जो वायसराय रहे हैं वो हैं लॉर्ड
लिथगो, इनका शासनकाल जो है वो 1936 से 44 रहा है। इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं प्रांतीय चुनाव 1936 से 37। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में 6 में पूर्ण बहुमत से तथा 2 में समर्थन से अपनी सरकार बनाई कांग्रेस ने। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 में। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का से त्यागपत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, पृथक पाकिस्तान की मांग 1940। सुभाष चंद्र बोस का भारत में पलायन 1941। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। ये सारे लिथगो के शासनकाल में हुआ। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया। गांधी जी का पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1940 में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 बांटो और छोड़ो का नारा दिया। ये सारे लिथगो के शासनकाल में हुआ। अगले जो वायसराय हैं वो हैं लॉर्ड वेवेल। इनका शासनकाल जो है वो 1944 से 1947 रहा है। वेवेल के जो कार्यकाल की घटनाएं हैं वो हैं श्री राजगोपालचारी द्वारा CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया। 1944 गांधी जिन्ना की वार्ता असफल 1944। वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन 1945। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1945। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946। मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पेथिक लॉरेंस, VAV अलेक्जेंडर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946। इस सरकार के अध्यक्ष वेवेल व उपाध्यक्ष नेहरू बने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 में। ये सारी घटनाएं जो हैं वो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुआ। अगले जो वायसराय रहे हैं वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इनका जो है कार्यकाल फरवरी 1947 से जून 1948 तक रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन। भारत विभाजन के संदर्भ में पहले बाल्कन प्लान को विचार दिया किंतु इसे नहीं स्वीकारा गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित हुआ। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 ये माउंटबेटन के कार्यकाल में हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी की हत्या भी हुई माउंटबेटन के ही शासनकाल में। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो कि 21 जून से 1948 ये अगले वायसराय हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी और ये हिंदू रहे और 21 जून से 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इनका शासनकाल रहा है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे जो कि भारतीय हैं। अगला है स्वाधीनता संग्राम के समय की कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिसमें आपका पुस्तक है और इसके लेखक या लेखिका कौन है। तो एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं तो आप सुनिए ध्यान से। पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। इससे 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं ये हैं लाला लाजपत राय। बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं BR अम्बेडकर। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब इसके लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। सत्यार्थ प्रकाश इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला जो पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित, लेखिका हैं ये। और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखिका जो हैं वो हैं सरोजनी नायडू। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इंडियन फिलॉसफी इसके लेखक हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। रिडल्स इन हिंदुज्म ये इनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर।
रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक जो हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर। हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो। अगला जो पुस्तक है वो है अ नेशन इन द मेकिंग। इसके लेखक जो हैं वो हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है श्री अरबिंदो। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक है राम मनोहर लोहिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तराना ए हिंद के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। और इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक हैं इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक हैं दुर्गा दास। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसके लेखक हैं वीडी सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं श्री अरबिंदो। गीतांजलि जो कि अंग्रेजी संस्करण 1912 इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक हैं लाला हरदयाल। इंडिया अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन शिरोल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं आर.सी. दत्त। द क्रिसेंट मून द पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और भवानी मंदिर के लेखक हैं बारेंद्र कुमार घोष। अगला है ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र या एवं पत्रिका। तो समाचार पत्र है ये किस भाषा में है, इसका वर्ष, प्रकाशन स्थल और इसके संस्थापक। समाचार पत्र है बंगाल गजट, ये अंग्रेजी भाषा में है। इसका जो वर्ष रहा वो 1780 था। इसका प्रकाशन स्थल है कलकत्ता। इसके संपादक हैं जेम्स ऑक्सटस हिक्की। भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। अगला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। ये समाचार पत्र जो है ये हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। ये 1826 में आया और इसका प्रकाशन स्थल है कलकत्ता। इसके संस्थापक हैं गुजल किशोर। अमृत बाजार पत्रिका, इसका ये भाषा बांग्ला भाषा में है। 1878 से अंग्रेजी में ये प्रकाशन हुआ। इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा ये 1868 रहा। इसका प्रकाशन स्थल है कलकत्ता। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक हैं मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष। अगली समाचार पत्र है पायनियर। पायनियर समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में है। ये प्रकाशित 1865 में हुआ। इसका प्रकाशन स्थल इलाहाबाद है और इसके संस्थापक जॉर्ज एलन और कुछ मानक स्रोतों में जूलियन रॉबिन्स भी मिलता है। सोम प्रकाश समाचार पत्र ये बांग्ला भाषा में है। इसका प्रकाशन 1859 में हुआ था। इसका स्थल है कलकत्ता और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संस्थापक रहे हैं। हिंदू समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में है। इसका प्रकाशन काल जो है वो 1878 था और प्रकाशन स्थल मद्रास में ये प्रकाशित हुआ और वीर राघवाचारी जो है इसके संस्थापक हैं हिंदू के। केसर मराठा समाचार पत्र जो है ये केसरी मराठी में है, जबकि मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित है। इसका प्रकाशन काल जो है वो 1881 है। पुणे में ये प्रकाशित हुआ है और बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक हैं। नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र अंग्रेजी में है। 1864 में प्रकाशित हुआ बम्बई में और इसके संपादक हैं V.N. मांडलिक। बंगाली समाचार पत्र जो है अंग्रेजी में है और अंग्रेजी भाषा में 1879 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता में और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसके संस्थापक रहे हैं। दर्पण समाचार पत्र मराठी में है। 1832 में ये प्रकाशित हुआ बम्बई में और बाल शास्त्री प्रथम मराठी समाचार पत्र जो है इसके संपादक जो हैं बाल शास्त्री जो हैं, जो कि प्रथम मराठी समाचार पत्र है दर्पण। और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र जो है ये अंग्रेजी भाषा में है। 1914 में प्रकाशित हुआ है। एनी बेसेंट इसके संस्थापक हैं।
कवि वचन सुधा हिंदी भाषा में है, 1867 में ये प्रकाशित हुआ और ये संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश इसका स्थल है। और इसके जो संपादक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन ये हिंदी भाषा में है और 1872 से 73 में ये प्रकाशित हुआ और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश इसका प्रकाशन स्थल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी भाषा है ये, 1899 में 1899 में दिल्ली में प्रकाशित हुआ और सच्चिदानंद सिन्हा इसके संपादक हैं। हिंदी प्रदीप हिंदी भाषा में है, 1877 में ये प्रकाशित हुआ, संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश इसका स्थल है और बाल कृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी हैं, अंग्रेजी भाषा में है यंग इंडिया, 1919 में प्रकाशित हुआ है अहमदाबाद में। नवजीवन के संपादक है महात्मा गांधी और ये नवजीवन समाचार पत्र जो है ये हिंदी भाषा और गुजराती में है, 1919 में प्रकाशित हुआ है अहमदाबाद में। हरिजन समाचार पत्र जो है ये महात्मा गांधी इसके संस्थापक हैं, 1933 में ये संपादित हुआ है और ये जो है अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती तीनों भाषाओं में है हरिजन। द इंडिपेंडेंट अंग्रेजी भाषा में है, 1919 में संपादित हुआ है और ये इलाहाबाद इसका प्रकाशन स्थल है और मोतीलाल नेहरू इसके संपादक हैं। द इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान टाइम्स ये अंग्रेजी भाषा में है समाचार पत्र, 1924 में ये प्रकाशित हुआ है और दिल्ली इसका प्रकाशन स्थल है। कुछ स्रोतों में मुंबई भी है और इसके संपादक हैं KM पडिक्कर। अगले जो समाचार पत्र है वो है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड के संपादक हैं जवाहरलाल नेहरू और ये अंग्रेजी भाषा में है, 1838 में ये प्रकाशित हुआ है और इसका प्रकाशन स्थल है लखनऊ, मुख्यालय दिल्ली। द ट्रिब्यून जो है वो दयाल सिंह मजीठिया ने इसके संपादक हैं, दयाल सिंह मजीठिया। ये लाहौर में प्रकाशित हुआ है 1881 में और ये अंग्रेजी भाषा में है। अल हिलाल जो है ये उर्दू भाषा में है, 1919 में प्रकाशित हुआ है कलकत्ता में, ये प्रकाशन स्थल है इसका। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके संस्थापक हैं। अल बिलाल जो है ये उर्दू भाषा में है ये भी और ये कलकत्ता में इसका प्रकाशन स्थल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये इनके संपादक हैं। कॉमरेड जो है ये इसके संपादक मोहम्मद अली हैं, ये कलकत्ता में इसका प्रकाशन स्थल है, 1911 में प्रकाशित हुआ है और अंग्रेजी भाषा में ये समाचार पत्र है। हमदर्द जो है ये हिंदू भाषा में है, 1913 में प्रकाशित हुआ है, इसके संपादक मोहम्मद अली हैं। प्रताप जो है ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र है, 1913 में प्रकाशित हुआ है कानपुर में और इसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गदर समाचार पत्र जो है ये उर्दू और पंजाबी में है, 1913 में ये प्रकाशित हुआ है सैन फ्रांसिस्को में और इसके जो हैं संपादक ये हैं लाला हरदयाल। और ये जो है मिसिंग है, ये जो भी मिसिंग समाचार पत्र है ये पंजाबी में है, सॉरी गदर जो है ये उर्दू में था जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ है सैन फ्रांसिस्को में, जिसके संपादक हैं लाल हरदयाल। और ये जो मिसिंग है ये पंजाबी में है, जो मिसिंग है तो पता ही नहीं कि कौन सा समाचार पत्र है। तो अगला जो है ये है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट जो है ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है, 1853 में प्रकाशित हुआ है और इसके संपादक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष। ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन। संस्था है, संपादक, स्थान और स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। एक नज़र इसको भी देख लीजिए। संस्था है, संस्था या संगठन जिसको कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक है विलियम जोन्स। स्थान कलकत्ता है और स्थापना वर्ष 1784 है। कलकत्ता मदरसा, इसके संस्थापक वॉरेन हेस्टिंग्स हैं और इसका स्थान कलकत्ता में ये संगठन कलकत्ता में है। 1780 में इसकी स्थापना हुई है। संस्कृत कॉलेज के संस्थापक है जोनाथन डंकन, जो कि बनारस में इसका संगठन है और ये 1791 में इसकी स्थापना हुई। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, बंगाल है इसका स्थान और 1815 में इसकी स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज जो कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जिसके संस्थापक हैं डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन राय और इसका स्थान जो है ये कलकत्ता में है और 1817 में इसकी स्थापना हुई है। यंग बंगाल के संस्थापक हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, इसका जो है स्थल है बंगाल और शासनकाल का स्थापना का वर्ष पता नहीं। अगला जो है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज संगठन के संस्थापक है राजा राम मोहन राय और ये बंगाल में इसकी स्थापना हुई है 1828 में। धर्म सभा के संस्थापक हैं
राधाकांत देव जो कि कलकत्ता में स्थापित हुआ है 1830 में, 1830 में। लैंड होल्ड सोसाइटी के संस्थापक हैं द्वारकानाथ टैगोर और ये बंगाल में स्थापित है ये संगठन, और 1838 में इसकी स्थापना हुई है। बेथुन स्कूल, बेथुन स्कूल के संस्थापक हैं बेथुन स्कूल के संस्थापक हैं J.E. डा बेथुन, और ये जो है कलकत्ता में स्थापना हुई है इसकी, और इसका स्थापना वर्ष जो है वो है 1849। रहनुमाई मजदयासन सभा, ये संगठन जो है इसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी और S.S. बंगाली, और ये बम्बई में ये संगठन है। 1851 में इसकी स्थापना हुई। संगत सभा, केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक हैं संगत सभा के, और ये 1860 में इसकी स्थापना हुई है। राधा स्वामी आंदोलन, इसके संस्थापक है स्वामी जी महाराज, और ये आगरा में स्थापित हुआ 1861 में। प्रार्थना सभा के संस्थापक है महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है 1867 में। देवबंद स्कूल, देवबंद इसको बोलते हैं, ये मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही इसके संस्थापक हैं, और ये उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है 1866 में। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक है केशव चंद्र सेन, और ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई है 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा, ये पूना सार्वजनिक सभा जो है इसके संस्थापक हैं महादेव गोविंद रानाडे, और ये महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई है 1870 में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फूले, और ये पुणे में इसकी स्थापना हुई है 1873 में। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, बम्बई में इसकी स्थापना हुई है 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक है कर्नल हेनरी ऑल्टकाट एवं मैडम पेट्रोवना ब्लावात्स्की, और इसका न्यूयॉर्क अडयार जो कि मद्रास है इसने यहाँ पे इसकी स्थापना हुई है 1875 से 82 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां, और ये इसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई है 1875 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं विष्णु शास्त्री चिपलूड़कर और तिलक गोपाल गणेश आगरकर तथा महादेव बल्लाल नाम जोशी, ये इनके संस्थापक हैं ये लोग, और इनकी स्थापना पुणे में हुई थी 1884 में। सेवा सदन के संस्थापक हैं B.M. मालाबारी जो कि बम्बई में स्थापना हुई है 1885 में। देव समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री, लाहौर में स्थापना हुई है 1887 में। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हैं मिर्जा गुलाम अहमद, और ये गुरदासपुर पंजाब में 1889 में स्थापना हुई है। श्री नारायण धर्म परिपाल योगम के संस्थापक हैं श्री नारायण गुरु डॉक्टर पालपू, और ये जो है केरल में 1903 में स्थापना हुई है। अभिनव भारत के संस्थापक हैं V.D. सावरकर, 1904 में स्थापना हुई है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले, पुणे महाराष्ट्र में 1905 में इसकी स्थापना हुई। भारत स्त्री मंडल के संस्थापक हैं सरलाबाई देवी चौधरानी जो कि इलाहाबाद में 1910 में इसकी स्थापना हुई। जस्टिस पार्टी के संस्थापक हैं C.N. मुदलियार और T.M. नायर, P. त्यागराया चेट्टी, और ये जो है मद्रास में 1916 से 17 में इसकी स्थापना हुई है जस्टिस पार्टी की। विश्व भारती के संस्थापक है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो है शांति निकेतन बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में 1921 में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1885 में बम्बई में, जो कि वर्तमान में मुंबई बोलते हैं, इसमें W.C. बनर्जी जो है इनकी प्रमुख घटनाएं हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, और प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी ने उनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की क्या घटनाएं हैं, इन्होंने नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया, और 1887 में मद्रास में जो अध्यक्ष रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, इनकी प्रमुख घटनाएं हैं इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं ये, और इस सम्मेलन में कार्य संचालन भारत प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया।
1888 जो कि इलाहाबाद में जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड काल्विन के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1889 में बंबई में विलियम वेडरबर्न इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया। विलियम वेडबर्न के शासनकाल में अध्यक्षता में 1890 में कलकत्ता में अध्यक्ष रहे फिरोज शाह मेहता। इनकी घटनाएं इसमें इनके कार्यकाल में जो घटनाएं रही हैं वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। 1896 कलकत्ता में रहमतुल्ला एम सयानी, इनकी जो घटनाएं हैं इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने इनकी अध्यक्षता में बंग भंग का आलोचना हुआ, बंग भंग की, और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन हुआ। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। 1907 में सूरत में अध्यक्ष रहे राज बिहारी घोष। इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम विभाजन नर दल एवं गरम दल के बीच हुआ। 1911 कलकत्ता, जो कि इसके अध्यक्ष उस टाइम पे रहे हैं विशन नारायण धर। इनकी अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया। 1915 बंबई में सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, इनकी अध्यक्षता में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया और इस समय ये बंबई का गवर्नर था। 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया और तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया। किसके? अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में। 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट की अध्यक्षता रही। प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट 1917 में। 1920 में नागपुर अध्यक्ष रहे सी विजया राघवा चेरियार। इनके अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। 1924 बेलगांव में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 कानपुर सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहीं। 1927 मद्रास में M.A. अंसारी, इनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग हुई। 1931 कराची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार की प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ। 1936 में लखनऊ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1936 से 37 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था। ये 1938 हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता रही, सुभाष चंद्र बोस की, और इसमें जो घटनाएं रहीं वो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत हुई। 1939 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे। इनमें जो इनके अध्यक्षता में जो घटनाएं रहीं वो है कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद को त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1940 रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि अध्यक्ष रहे, लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1946 मेरठ में आचार्य JB कृपलानी, इन आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे। ये आचार्य JB कृपलानी।
विभिन्न किसान आंदोलन देख लीजिए एक नज़र में। तो ये आंदोलन है, इनका वर्ष, आंदोलन का वर्ष है, प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित रहे हैं, नेतृत्व किसने किया और कारण क्या थे, और प्रगति, दिशा और परिणाम क्या रहा। तो आंदोलन है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह जो है वो 1783 में हुआ, और इससे प्रभावित जो क्षेत्र थे वो है दिनाजपुर, बंगाल का। ये धीरज नारायण नुरलुद्दीन के नेतृत्व में हुआ, और इसका कारण क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया था, जिसका बोझ अंत में किसान पर पड़ा। तो प्रगति, दिशा व परिणाम क्या रहा कि किसानों ने कचहरियों, खाद्यान्न भंडारों और सरकारी पदाधिकारियों पर आक्रमण किया और अपनी सरकार बनाई। मोपला जो विद्रोह है, मोपला विद्रोह, ये प्रथम चरण में 1836 में इसका प्रथम चरण था। इससे प्रभावित क्षेत्र जो रहा है वो है मालाबार, और इसका कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। तो क्या हुआ फिर परिणाम, सन 1836 में विद्रोह हुआ, अंग्रेज अधिकारियों व बिचौलियों पर हमला किया गया। कई वर्षों तक ब्रिटिश सेना इन्हें दबा न सकी। नील विद्रोह आंदोलन 1859 से 60 में हुआ, जो कि इससे प्रभावित क्षेत्र रहा बंगाल, और इसका नेतृत्व किया दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ। तो कारण क्या था कि यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। तो क्या प्रगति, दिशा, परिणाम रहा कि प्रारंभ में आर्जिया दी गई कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए और लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। सन 1860 में ये विद्रोह जो है वो समाप्त हो गया। अगला विद्रोह जो है, अगला आंदोलन पाबना विद्रोह, ये 1873 से 46 रहा इसका ये विद्रोह, और ये इससे प्रभावित हुआ बंगाल, और ये ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय के नेतृत्व में हुआ। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण था कि अधिक लगान तथा 1859 के अधिनियम के तहत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। तो फिर परिणाम क्या हुआ कि ये लड़ाई जो है मुख्यतः कानूनी स्तर पर ही सीमित थी, हिंसक घटनाएं न के बराबर हुई थी, और सन 1885 में 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर राहत पहुंचाई गई। दक्कन विद्रोह जो हुआ ये 1874 से 75 में रहा, और इससे प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर, शोलापुर व सतारा जिला। ये बाबा साहब देशमुख के नेतृत्व में हुआ। तो ये हुआ क्यों था कि रैयतवाड़ी इलाके के किसान जो है कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान के कर में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो फिर इसका परिणाम क्या हुआ कि महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 से किसानों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। अगला जो विद्रोह है, आंदोलन है, वो है चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में हुआ था, और ये चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी इससे प्रभावित क्षेत्र रहा, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। तो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया चंपारण सत्याग्रह। तो इसका परिणाम हुआ कि गांधी जी का आगमन हुआ, और एक आयोग द्वारा बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर सहमत हो गई। अगला जो आंदोलन है वो है खेड़ा सत्याग्रह। ये 1918 में हुआ। इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वो था खेड़ा, जो कि गुजरात में रहा, और महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ ये। तो ये हुआ क्यों, उसका कारण था कि फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। तो इसके परिणाम हुए कि गांधी जी ने कहा कि यदि सरकार गरीब किसानों के लगान माफ़ कर दे तो जो लगान देने में सक्षम है वो पूरा लगान देंगे। अगला जो आंदोलन है वो है अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ। इससे प्रभावित क्षेत्र रहा प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। ये झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ। तो अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू और अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी के कारण ये आंदोलन हुआ, और इसका परिणाम हुआ कि प्रतापगढ़ में नाई धोबी सेवा बंद तथा सामाजिक बहिष्कार और बाबा रामचंद्र के जेल भेजने पर प्रदर्शन हुआ। अगला जो आंदोलन रहा वो है एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 से 22 में रहा, और इससे प्रभावित क्षेत्र रहा बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर।
मदारी पासी के नेतृत्व में किया गया ये, और इसका कारण था कि लगान में बढ़ोतरी की वजह से ये आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल हुए। भोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह जो है ये द्वितीय चरण, इसका द्वितीय चरण जो है मोपला विद्रोह का, ये 1921 में हुआ। इससे मालाबार क्षेत्र प्रभावित हुआ। ये अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ। तो इसके होने का कारण था कि अधिक लगान व बेदखली। इसका परिणाम हुआ कि पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर और जमींदारों के घर पर हमला। बाद में इसका स्वरूप सांप्रदायिक हो गया और सन 1921 में विद्रोह को कुचल दिया गया। अगला है बारदोली सत्याग्रह। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। सूरत का बारदोली तालुका इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में हुआ ये, और ये इसलिए हुआ क्योंकि लगान में बढ़ोतरी के कारण बारदोली सत्याग्रह किया गया। तो इसका परिणाम रहा कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लगान अदा करने वाले किसानों के सामाजिक बहिष्कार का अस्त्र इस्तेमाल किया गया। अगला आंदोलन रहा बिहार में किसान। ये कई चरणों में हुआ। बिहार में किसान, ये इससे प्रभावित क्षेत्र जो रहा वो तो बिहार रहा। ये स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में हुआ। तो बिहार में किसान आंदोलन, इसका कारण क्या था कि जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली, बकाश्त जमीन की वापसी, ये इसका कारण था ये आंदोलन होने का। तो परिणाम हुआ कि सन 1929 में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रादेशिक किसान सभा गठन, कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर के बढ़ैया ताल में बकाश्त भूमि की वापसी के लिए आंदोलन चलाया। गया में यदुनानंद शर्मा ने आंदोलन चलाया। अगला आंदोलन पंजाब में किसान, ये 1930 से 40 में हुआ, और जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा और शेखुपुरा ये प्रभावित क्षेत्र रहा। ये जो है इसका नेतृत्व सोहन सिंह बाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा रूर सिंह के नेतृत्व में हुआ ये, और इसका कारण था कि भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालीन कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर राजस्व का पुनर्निर्धारण और नहर कर में वृद्धि। तो इसका परिणाम हुआ कि नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान, कांग्रेस व अकाली दल के प्रयत्नों से आंदोलन चलाया गया। तेभागा आंदोलन जो है 1946 में हुआ, और इससे प्रभावित क्षेत्र जो रहा वो रहा दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी और मिदनापुर। तो ये हुआ कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में। तो इसके होने का कारण था, इस आंदोलन के होने का, कि बटाईदारों ने फैसला किया कि आधा की जगह वे जोतदारों को 1/3 उपज देंगे। तो इससे क्या हुआ कि इसका परिणाम हुआ कि सुहरावर्दी मंत्रिमंडल ने बंगाल बर्गदार अस्थायी नियमन विधेयक प्रकाशित कर आंदोलन को कानूनी वैधता प्रदान की। अगला तेलंगाना आंदोलन जो है 1946 से 51 रहा है, और इससे जो प्रभावित क्षेत्र वो तेलंगाना रहा है। और ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ नहीं मालूम, और इसका जो कारण होने का था वो है निजाम, जमींदारों और साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। तो इसका परिणाम हुआ कि सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला आंदोलन रहा। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन किसानों को वापस लौटा दी गई। भूमि के पुनर्वितरण हेतु अनेक कदम उठाए गए। सामाजिक सुधार अधिनियम देख लीजिए। अधिनियम और अधिनियम का वर्ष, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल वायसराय कौन था और इसका विषय क्या था। तो अधिनियम है शिशुवध प्रतिबंध। शिशुवध प्रतिबंध जो है वो वर्ष 1795 और 1804 रहा। इस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय जो रहे हैं वो है सर जॉन शोर 1795, और लॉर्ड वेलिजी जो है वो 1804 में रहे। तो इसका विषय था कि शिशु हत्या को साधारण हत्या माना जाने वाला। अगला अधिनियम सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829। इस टाइम पे गवर्नर जनरल वायसराय रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका विषय रहा सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। अगला अधिनियम है दास प्रथा पर प्रतिबंध। ये 1843 में लगाया गया, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड एलनबरो। तो इसका विषय था दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लगाया गया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे वो एलनबरो थे, और इसका विषय था कि दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया।
विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का वर्ष था 1856 और इस टाइम पे गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। विषय था विधवा पुनर्विवाह की अनुमति। सिविल मैरिज एक्ट 1872, इस टाइम पे वायसराय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थबुर्ग और इसका विषय था कि इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु की 18 वर्ष निर्धारित की गई। अगला अधिनियम है सम्मिति आयु अधिनियम। ये 1891 में हुआ। इस टाइम पे जनरल और वायसराय रहे लॉर्ड लैंसडाउन और इसका विषय था कि लड़की के लिए विवाह योग्य आयु जो है वो 12 वर्ष निर्धारित की गई। अगले जो अधिनियम है वो है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम 1929 में हुआ और इस टाइम पे गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इसका विषय रहा कि लड़की के लिए विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु जो है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई। अगला अधिनियम है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937। तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल वायसराय रहे हैं लॉर्ड लिंडसगो और इसका विषय था कि हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख नारे और किस व्यक्ति द्वारा ये लगाया गया। तो पहला है भारत छोड़ो करो या मरो। ये आंदोलन, ये जो नारा है ये महात्मा गांधी ने लगाया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा दिया है लाला लाजपत राय ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा इन हिंदुस्तान हमारा, ये दिया है मोहम्मद इकबाल ने नारा। और पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, ये नारा दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री 1965 में पाकिस्तान युद्ध के समय में इन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता ने नारा दिया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरा और ये जो लास्ट था ये था मिसलेनियस से। तो ये बहुत ज़्यादा एक एक नज़र में देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।